बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 का एंड कर लिया था लास्ट टाइम। उसके हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन से या जो इंटरनल बॉडी थी चैप्टर की वो हमने कवर कर ली थी। ठीक है, अब हमने क्या कवर करना है, इसके एमसीक्यूज़ और इसके साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हैं इसके एमसीक्यूज़ और कुछ जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसके लिए आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 114 ओपन कर लें। ये टॉपिक सारे एमसीक्यूज़ 114 पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़। जी बेटा, एमसीक्यूज़ नंबर 1, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन वैनिशेस एट। वो कह रहा है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वैनिश कहाँ पर होती है, ख़त्म कहाँ पर होती है। ठीक है बेटा, इसको जो आंसर है इसका वो है बी इंफिनिटी। इस रीजन में आपको बताता हूँ। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है कहाँ तक एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो आप कहते हैं कि इन्फिनिटी है। अर्थ की स्ट्रक्चर बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये अर्थ की जो अट्रैक्शन है वो किस जगह पर और कौन कौन से जो हदूद हैं, कौन कौन लिमिट है वहाँ तक ये फोर्स एक्ट करती है। तो इसलिए हम कहेंगे इन्फिनिटी कि ये इन्फिनिटी यानी कि ये अननोन है। ठीक है, अननोन कह सकते हैं, बहुत दूर आप कह सकते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटेशन है वो बहुत दूर तक है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 2। सॉरी बेटा, एमसीक्यू नंबर 2, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद। जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी, वो कह रहा है इंक्रीज होती है किसके साथ। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन द मास ऑफ अ बॉडी, बी ऑप्शन इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड, एंड सी ऑप्शन डिक्रीज इन द एल्टीट्यूड, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो बेटा आपने पढ़ा था कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो एल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो ये क्या होती है, डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि GH इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस H का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो हाइट और रेडियस ही क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे ये हाइट और रेडियस ज़्यादा होते जाएंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, ठीक है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उसने ये कहा था कि ग्रेविटी की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब जो है वो ये कम होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो अगर हमारे पास जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में देखिए वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ जी एट द हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। वो कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी वो आपने कैलकुलेट करनी है कब, जब के जो हाइट है, इसी फॉर्मूला यूज किया हो उन्होंने। ठीक है, तो वो कह रहा है जब हमारे पास जो रेडियस और हाइट वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तब जी की वैल्यू क्या होगी। बेटा अगर आपको याद हो कि हमने जब टॉपिक किया था वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ठीक है, उसके अंदर जो लास्ट हेडिंग थी वो हमने ये डिस्कस की थी। इसी फॉर्मूले के जरिए से हमने ये पढ़ा था कि अगर जो हाइट ऑफ जो एल्टीट्यूड है वो रेडियस के अगर बराबर हो जाए, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो ये 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर डी 1/4 टाइम्स। ठीक है, 1/4 टाइम्स जी, तो इसका डी ऑप्शन है 1/4 टाइम्स। कि अगर रेडियस और अर्थ की वैल्यू बराबर हो जाए, लेट्स सपोज ये 1 हो जाए, जी एम ओवर, अगर यहाँ पर मेरे पास सारी वैल्यू ये 1 + 1 दोनों सेम है ना। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हाइट जो है वो रेडियस के बराबर हो चुकी है तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें रेडियस को h के साथ, h + h ऊपर स्क्वायर। ठीक है, आपका जो है GM ओवर 2h का स्क्वायर। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, GM ओवर 4, 2 का स्क्वायर
क्या होता है 4 और h का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ये। तो ये बेटा कितने टाइम डिक्रीज हुई है, ये 4 टाइम्स ये वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमने किसकी लेट सपोज किया था, ये वाली h इज इक्वल टू r प्लस h, तो ये 1 और 4 टाइम्स ही क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बेटा देखें एमसीक्यू नंबर 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ जी ऑन अ मून इज 1.6 ms माइनस 2। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है जी ऑफ जी मून पर वो कितनी है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द 100 kg बॉडी ऑन द मास ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कि अगर हम मून की सरफेस पे 100 kg का ऑब्जेक्ट वहाँ प्लेस करते हैं तब हमारे पास जो वेट क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको पता है कि W इज इक्वल फॉर्मूला में पड़ा हुआ है, ये फोर्थ एमसीक्यू, W इज इक्वल टू mg। बेटा यहाँ पे मैथ कितना दिया हुआ उन्होंने, हम देखकर कैलकुलेट कर लेते अभी। उन्होंने मैथ दिया हुआ है 100 kg और ग्रेविटी की वैल्यू मून के ऊपर कितनी है वो है 1.6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या आ जाएगा 160 और वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो बेटा इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 160 न्यूटन। ठीक है जी बेटा, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एमसीक्यू सॉरी, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ग्रेविटेशन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। वो कह रहा है कि वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बताएं जिसमें जो हमारा सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करता है। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, लेट्स सपोज। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व करता है, यहाँ से लेके अर्थ की सरफेस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। बेटा उसकी वैल्यू है ऑप्शन नंबर डी इसका है, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा 42300 किलोमीटर, यानी कि जो इतनी हाइट अर्थ की सरफेस से हाइट जो होगी सैटेलाइट की होगी। तो उसको बेटा एमसीक्यू नंबर 6 इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ वेरी लो ऑर्बिटल सैटेलाइट इज। वो कह रहा है जो ऑर्बिटल स्पीड है किसकी सैटेलाइट की वो कितनी है। तो बेटा आपने लास्ट टाइम या अभी रिसेंट लेक्चर में किया हुआ था कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसमें आपने जो आखिरी इक्वेशन ड्राइव की थी। ठीक है, तो उसका जो आंसर था वो हमने पढ़ा था कि इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं ऑर्बिटल स्पीड की, 8 किलोमीटर पर सेकंड या 2900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बेटा आप अपने ऑप्शन को देखें, यहाँ पर है 0 8 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर सेकंड या 8000 मीटर पर सेकंड। तो बेटा आप देखें, अगर आप वो कुछ मीटर पर सेकंड में पूछा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू है वो 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर का मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 8 के अंदर कितने होंगे 8000। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 8000 ms-1, बेटा ये इसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, ये थे इसके एमसीक्यूज। मैं आंसर रिपीट कर दूँ, पहले का बी है, दूसरे का सी, तीसरे का डेल्टा, 4 का सी, 5 का डेल्टा और जो वापस एमसीक्यू नंबर 6 है इसका क्या है डी ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन इसका। ठीक है बेटा, ये थे इसके एमसीक्यूज। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो इसके रिव्यू क्वेश्चंस हैं। जी बेटा, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5.2। बेटा वो कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है या क्या इसकी डेफिनेशन का आप देखेंगे। आप यहाँ नोट कर लें बेटा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is a force of gravity with which
टू बॉडीज अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि एक ऐसी फोर्स है जिससे दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में एक दूसरे के को अट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो द अर्थ अट्रैक्ट्स अस विद अ फोर्स, जो ज़मीन है वो भी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, तो अर्थ है वो हमेशा हमें या जो भी ह्यूमन बीइंग्स या जो भी चीज़ें इस ज़मीन पर हैं उसको अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is directly related to the, इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड बेटा ये मैसेज की द मैसेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये दो मैसेज हमारे पास उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सपोज ये मैस है m1, ठीक है, और ये मैस हमारे पास है m2। अब इनके दरमियान बेटा ये जो यहाँ पर ये फोर्स है दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो बेटा ये जो अट्रैक्शन है इन दोनों के जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनका कह सकते हैं कि m1 और m2 के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने मैसेज ज़्यादा होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास अर्थ, इसे सपोज करें कि अर्थ है, तो मतलब इसे m1 का नाम दे लें। अगर आप एक और डायग्राम बना लें इसके अंदर आप ये शो करेंगे कि ये अर्थ है और ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है m1 मैस अर्थ की सरफेस करवाई, तो ये क्या करेगा बेटा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये इसकी हाइट है, तो इस तरफ क्या होगी बेटा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेटा किस तरफ है, डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट नोट कर लें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही होती है। इसमें जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपने कहना है कि जो अर्थ है ये क्या करती है, इसकी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है और ये हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद आप कहेंगे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ये है मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितने बड़े मैसेज होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान ज़्यादा होगी। उसके बाद डायग्राम बना के थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे, तो ये बेटा आपका आंसर है 5.2 का। ठीक है बेटा, आप नोट कर लें इसे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.3। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5.3 है, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू, विच वन इज अट्रैक्टिंग विद लार्जर फोर्स, यस यू और द अर्थ। वो कह रहा है कि आप या ज़मीन आप में से कौन सी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उसको कह रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, यू और अर्थ, आप या अर्थ। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन की।
कि अगर आप ज़मीन पर खड़े हुए हैं तो आप ज़मीन को अट्रैक्ट कर रहे हैं या ज़मीन आपको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप ये बताएं कौन सी चीज़ एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक every body attracts other body with a force, ठीक है। जो इस यूनिवर्स के अंदर या जो भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ विद अ फोर्स, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन फोर्स। इसे क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स। अगर उसको याद ये करेंगे कि वी एंड अर्थ बोथ आर अट्रैक्टिंग, कि हम और ज़मीन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट the mass of earth is much greater than us, लेकिन जो mass of earth है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। therefore the force of attraction of earth is very, the force of gravitation है वो बहुत ज़्यादा होगी of earth, ठीक है बेटा। इसमें वो ये क्या है, सिर्फ उसने ये कहा है कि आप ये बताएं कि क्या हम या ज़मीन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप ये बताना है। उसको कहा है कि अगर अट्रैक्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो आप ये बताना है कि ग्रेविटेशन के लॉ के मुताबिक हर चीज़ दूसरी को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसकी जो फोर्स है वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के मैसेज के। अब अर्थ है उसका मैस हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो जब उसका मैस ज़्यादा होगा तो आप कह सकते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज़्यादा होगी, लिहाजा वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फील्ड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5.4, फील्ड फोर्स। कि फील्ड फोर्स क्या होती है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि सपोज ये अर्थ है और अर्थ की एक फील्ड होगी कि जहाँ तक वो अपनी ग्रेविटी को अप्लाई कर सकती है। सपोज ये वो फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस फील्ड के अंदर, इस रीजन के अंदर जो फोर्स लग रही है आप उसे क्या नाम देंगे, फील्ड फोर्स का नाम देंगे। अगर बेटा कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड से बाहर है तो ये अर्थ उसे अट्रैक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये इसके रीजन से बाहर है। तो बेटा इस फोर्स को क्या नाम देंगे, फील्ड फोर्स। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई थी, ठीक है। तो आप सब अपनी बुक्स का जो बुक है आपकी उसका पेज नंबर ओपन कर लें, पेज नंबर 109। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन आपको मार्क करवाई हुई है, ठीक है बेटा। यहाँ से आप फील्ड फोर्स की डेफिनेशन कर लेंगे। क्लियर है बेटा। ये आपने जो आज के लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की बेटा वो है एमसीक्यूज और रिव्यू क्वेश्चन 3 की हैं, 5.2, 3 और 4, ठीक है बेटा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।